इसके अलावा इसी एक्ट के तहत एक और काम किया गया, और वो काम क्या था तो ध्यान रखेंगे, अ कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना की गई। अ कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में एक न्यायालय की स्थापना की गई। और ये जो न्यायालय स्थापित किया गया, ये किसके लिए किया गया था तो ध्यान रखेंगे, भारत में नियुक्त जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे उनके मुकदमों की सुनवाई करने के लिए, उन्हीं के मामलों की सुनवाई करने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट बनाया गया, एक न्यायालय बनाया गया पिट्स इंडिया एक्ट के ही तहत। और इसके बाद आखिरी काम जो इस एक्ट के तहत किया गया वो ये लिखेंगे, युद्ध एवं शांति से पहले, युद्ध एवं शांति से पहले कंपनी के डायरेक्टरों से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया। युद्ध एवं शांति से पहले, युद्ध एवं शांति से पहले कंपनी के डायरेक्टरों से अनुमति लेना यहां पर अनिवार्य कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया। क्लियर हो गई बात? ये सारे के सारे वो प्रोविजंस थे, प्रावधान थे जो कर दिए गए पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। इसके बाद अगला एक्ट पारित करके भेजा गया। भाई आप जानते होंगे वॉरेन हेस्टिंग्स एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर इंपीचमेंट लगाया गया, जिस पर महाभियोग लगाया गया। 1785 तक बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स रहा, लेकिन इसके बाद इसे वापस बुला लिया गया और एडमंड बर्क के ही द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटेन की संसद में इस पर महाभियोग लगाया गया। महाभियोग आप समझते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से निष्कासित कर देने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, महाभियोग कहा जाता है। तो एकमात्र गवर्नर जनरल जिसको उसके पद से निष्कासित किया गया, उस पर महाभियोग लगाया गया, उस पर इंपीचमेंट लगाया गया, वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। 1785 में वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल समाप्त हो गया। अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा डिसाइड किया गया कि बंगाल का अगला गवर्नर जनरल किसको बनाया जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया जाएगा। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का गवर्नर जनरल बनने से पहले अपनी दो शर्तें रखी, और उन्हीं दोनों शर्तों को पूरा करते हुए विशेष परिस्थिति में अगला एक्ट पारित करके भेजा गया जो कहलाता है, लिखेंगे एक्ट ऑफ 1786, या जो कहलाता है 1786 का अधिनियम। एक्ट ऑफ 1786, 1786 का अधिनियम। और आप अच्छी तरीके से जानते होंगे इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था किसे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम सुना होगा आपने, भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहलाता है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, क्योंकि इसी ने 21 अप्रैल 1793 में इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना की थी। फादर ऑफ सिविल सर्विस, नागरिक सेवा का जनक इसको कहते हैं। 1786 के एक्ट के तहत क्या क्या किया गया, सबसे पहला काम, एज पर दिस एक्ट लिखेंगे, गवर्नर जनरल गॉट द पावर टू कैंसिल द डिसीजंस टेकन बाय हिज काउंसिल। हिंदी में लिख लीजिएगा, गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णयों को, गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार या रद्द करने की शक्ति प्रदान की गई। ये पावर सबसे पहले किसको मिली, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये कौन है, पापा की परी हिमांशी चौधरी। पर प्लीज लॉर्ड मत लगाओ इनके आगे, ठीक है, मत लगाइए, मत लगाइए भाई। हमने शुरू से है ना, जब से पढ़ाई करनी स्टार्ट करी है हमने किताबों में ऐसे ही पढ़ा है, क्योंकि हमारे लिए तो देश 2014 से पहले आजाद हो गया था ना, तो हमने अपने टाइम पर ऐसे याद कर लिया था। अब वो लगाना ना भी चाहे तो वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो ठीक है, आपका मन नहीं कर रहा लगाने का, मत लगाइए, क्या फर्क पड़ता है उससे। आपने कौन सा सब्जेक्टिव एग्जाम देना, जाके आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, ऑप्शन में लिखा हुआ आएगा ना, तो फिर उसे कैसे मिटाओगे बताओ। कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातों पर क्यों परेशान होना है ना। तो सबसे पहला काम, गवर्नर जनरल की पावर्स को और बढ़ा दिया गया। अब गवर्नर जनरल अपनी परिषद के द्वारा लिए गए फैसलों या निर्णयों को रद्द कर सकेगा। सर क्लास लाइव है? हाँ बेटे बिल्कुल लाइव है। आज 20 अगस्त 2025 है और अब वक्त हुआ है ठीक 8:39। अब देखो साबित कर दिया मैंने कि क्लास लाइव है पूरी तरीके से। इसके बाद दूसरा काम जो इसी एक्ट के तहत किया गया, दूसरा काम ये हुआ, लिखेंगे गवर्नर जनरल बिकेम द हेड कमांडर ऑफ ब्रिटिश आर्मी एज वेल। यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश सेना का सर्वोच्च कमांडर भी बना दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यही दो शर्तें रखी थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि मैं बंगाल का गवर्नर जनरल तभी बनूंगा, सबसे पहली चीज तो प्रशासनिक शक्तियों के साथ सारी की सारी सैन्य शक्तियां भी मुझे दी जाएंगी, तो मैं इस बात के लिए सहमत हूं। और गवर्नर जनरल की जो परिषद है, जो काउंसिल है मेरे पास ये अधिकार होना चाहिए कि मैं काउंसिल के द्वारा लिए गए फैसलों और दिए गए निर्णयों को रद्द कर सकूं। सर डलहौजी कब आएगा? आएगा भाई, आएगा, जल्दी आएगा। डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल था।
सर एक बार और समझा दीजिए, समझ नहीं आया मेरे भाई। देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को बनाया गया था, लेकिन है ना, लेकिन कॉर्नवालिस ने साफ साफ कहा कि सबसे पहली चीज तो भाई गवर्नर जनरल की शक्तियों के साथ, यानी कि राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियों के साथ साथ मुझे सैन्य शक्तियां भी चाहिए। तो गवर्नर जनरल को ही ब्रिटिश सेना का सर्वोच्च कमांडर बना दिया गया, सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया। अब मैं आपसे अगर एक बात पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि बताइए आज आज हमारे देश में, ठीक है, हमारी जो मिलिट्री आर्मी है या जो हमारी मिलिट्री फोर्सेज है, आप जरा मुझे बताइए उनका हेड कमांडर कौन होता है? हमारे हमारे देश की जो मिलिट्री फोर्स है, जो सैन्य बल है, उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जरा जल्दी से बताइए मुझे। अब आप बोलोगे सर बात तो सही है, क्योंकि हमारे देश में भी आज भी हमारी जो मिलिट्री हेड होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। हमारी सारी की सारी सेनाएं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, उसके हेड कमांडर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भारत के राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति है। हमने आज भी, है ना, हमने आज भी अपनी जो सैन्य शक्ति है उसका प्रमुख किसको बनाकर रखा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। कहने का मतलब जब तक भारत के राष्ट्रपति आदेश नहीं करेंगे, यलगार हो या आक्रमण, तब तक कोई युद्ध नहीं हो सकता। आप जानते हैं युद्ध की घोषणा करना और शांति की घोषणा करना दोनों के दोनों भारत के राष्ट्रपति के अधिकार है। तो मेरे भाई जो आज राष्ट्रपति है ना, यही तो आजादी से पहले वाइसराय और गवर्नर जनरल हुआ करते थे। आपको पता होगा ना, जो आज राष्ट्रपति भवन है इसको पहले वाइसराय हाउस कहा जाता था। लॉर्ड इरविन भारत के राष्ट्रपति भवन में रहने वाला सबसे पहला वाइसराय था। समझ गए बात? तो बंगाल का गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस है, इसी को क्या कर दी गई? सारी की सारी सैन्य शक्तियां भी दे दी गई। ये सारे के सारे काम हुए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1786 के तहत। इसके बाद अगला एक्ट पारित होकर आया, लिख लीजिए 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर अधिनियम, द चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1793 का चार्टर अधिनियम या राजलेख अधिनियम। इसके नोट्स कब मिलेंगे? आज मिलेंगे मेरे भाई। क्लास होने से पहले थोड़ी नोट्स मिल सकते हैं, क्लास के बाद। पीएनजी जो है ना, बोर्ड पीएनजी में जो भी कुछ बोर्ड में लिख रहा हूं, ठीक है, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपके बैच में अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आपको परेशानी ना हो। अगर आप अभी साथ के साथ नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो बाद में बना लें। अगर आप बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको भेज दिए जाएंगे। सर मूल विधि कहां से करनी है? आपने तो बोला था स्टार्ट करेंगे मूल विधि की क्लास। हाँ बिल्कुल करेंगे, आज से कर रहा हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मूल विधि स्टार्ट। इसके बाद आया 1793 का चार्टर एक्ट या 1793 का चार्टर अधिनियम। चलिए देखते हैं इसके तहत क्या क्या प्रावधान या प्रोविजन किए गए। सबसे पहला काम लिख लीजिए, द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सटेंडेड फॉर 20 ईयर्स। हिंदी में लिखेंगे कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ाए गए। यानी कि जो कंपनी रूल है, जो कंपनी का शासन है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास व्यापार करने का एक अधिकार है, अब वो अगले और 20 साल के लिए बना रहेगा, उसे 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। और ध्यान रखेंगे, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या वो नियंत्रक मंडल जिसका गठन पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था इंग्लैंड में, अभी तक इसके सदस्यों के जो वेतन और भत्ते थे, सैलरीज और अलाउंसेस थे, वो ब्रिटिश रेवेन्यू से ही दिए जा रहे थे, यानी कि वो ब्रिटेन के राजस्व से ही दिए जा रहे थे। लेकिन यहां पर यह प्रोविजन किया गया कि अब नियंत्रक मंडल के सदस्यों के वेतन और भत्ते इंडियन रेवेन्यू या भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। सैलरीज एंड अलाउंसेस, यानी कि नियंत्रक मंडल के वेतन एवं भत्ते, ध्यान रखेंगे, फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू या भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया 1793 में, 1793 में। और ध्यान रखेंगे 1793 का चार्टर एक्ट ही वो सबसे पहला एक्ट माना जाता है, सबसे पहला अधिनियम माना जाता है, जिसके तहत लिखित विधियों के द्वारा प्रशासन की शुरुआत की गई, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन बाय रिटन लॉस। इसी के तहत शुरू हुआ एडमिनिस्ट्रेशन बाय रिटन लॉस, लिखित विधियों द्वारा प्रशासन। अब कानून सारे के सारे लिखित रूप में आएंगे, रिटन लॉज की क्या की गई? शुरुआत की गई। और ये जो रिटन लॉज थे, इनका इंटरप्रिटेशन, इनकी व्याख्या करने का जो अधिकार था, वो जुडिशरी को दिया गया, वो न्यायालय को दिया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को। ये वो महत्वपूर्ण कार्य थे जो 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट के, माफ कीजिए, 1793 के चार्टर एक्ट के तहत किए गए। अब क्योंकि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ाए गए थे, तो बस 20 साल के बाद अब कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त किया गया, और समाप्त करते हुए ही अगला एक्ट पारित करके भेजा गया, जो कहलाता है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का चार्टर अधिनियम। सर इस बार यूपीएसआई में मेरा हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आप लोग, है ना, आप लोग चिंता ज्यादा कम करते हो, चिंता ज्यादा करते हो, मेहनत कम करते हो, है ना। अब हर किसी को, है ना, हर किसी को आज ही गारंटी चाहिए कि भाई मुझे दरोगा बनना है। इसलिए हमारे देश में बाबाओं का धंधा जो है ना, वो बहुत बढ़िया चलता है, क्योंकि वो ना गुजरे हुए कल की बात करते हैं, ना आज की बात करते हैं, वो बात करते हैं फ्यूचर की। और हमारे देश की जनता तो भाई साहब प्रेजेंट में रहती नहीं है।
हम तो हमेशा फ्यूचर में रहते हैं, हम तो हमेशा कल के बारे में सोच रहे होते हैं। आज तो हमने कभी एंजॉय करना ही नहीं सीखा, आज हमने जीना ही नहीं सीखा। इसलिए हमारे देश में बाबाओं का धंधा बहुत बढ़िया चलता है। बाबा जैसे कह देंगे वैसे कर लेंगे, है ना। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई, भरोसा रखिए खुद पे। सबसे ज्यादा भरोसा आपको होना चाहिए खुद पे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमारा काम है, ठीक है, आपका मार्गदर्शन करने का। भगवान तो हम भी नहीं है, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। अगर अगर इस पूरी की पूरी धरती पर, है ना, कोई भी टीचर, है ना, कोई भी टीचर फ्रेटर्निटी का आदमी, चाहे वो यूट्यूब पर पढ़ा रहा हो, चाहे वो कहीं पर भी पढ़ा रहा हो, ठीक है, अगर वो आपसे ये कहते ना कि भाई साहब मैं गारंटी देता हूं मैं तुझे दरोगा बना दूंगा, समझ रहे हो बात? इसका मतलब पागल बना रहा है वो आदमी तुम्हारा, इसका मतलब वो आदमी तुम्हारा पागल बना रहा है। हमारा काम क्या होता है पता है? एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज अ कोच, हमारा काम होता है आप लोगों का मार्गदर्शन करना, आप लोगों को पढ़ाना, और वो कंटेंट पढ़ाना जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और जहां से हमेशा एग्जाम में सवाल बनते हैं। और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, 11 साल हो गए मेरे को भी पढ़ाते हुए, 11 ईयर्स, है ना। मैं 11 साल से पढ़ा रहा हूँ, 2014 से मैंने पढ़ाना शुरू करा था, तो 11 साल मुझे भी हो गए, है ना। अब मैं 11 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप देखोगे ना, है ना, आप यूट्यूब पे जाके देखोगे, है ना, कोई नया नया टीचर, है ना, कोई नया नया टीचर बन गया, बेसिकली वो यूट्यूबर था, है ना, उसने सोचा कि यार मैं यूट्यूबर तो बन ही गया हूं, चलो मैं टीचर भी बन जाता हूं क्योंकि धंधा बहुत बढ़िया है, जनता बहुत है हिंदुस्तान की। अब वो आके बड़ी बड़ी बातें करेगा, आपको कहेगा कि मैं बना दूंगा आपको दरोगा। मेरे भाई देखो, आप बनोगे दरोगा अपनी मेहनत से, ठीक है। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपको दरोगा बना दूं, आप दरोगा बनोगे अपनी मेहनत से। जो भी दरोगा बनेगा वो अपनी मेहनत से बनेगा। कहने का मतलब है आपको सबसे पहले, है ना, जो भरोसा रखना है ना, जो बिलीव रखना है, वो खुद पे रखना है, ठीक है ना। किसी तुर्रम खान और किसी चंगेज खान की बातों में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारे के सारे लोग पागल बना रहे हैं, किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला भरोसा चाहिए खुद पे। अगर आप खुद पे भरोसा रखेंगे, खुद पॉजिटिव रहेंगे, तो आप सिलेक्शन ले जाएंगे, ठीक है। और हमारा रोल आपकी तैयारी में केवल और केवल इतना होता है कि हम आपकी तैयारी को भाई, क्योंकि अगर आप यहाँ पर क्लास नहीं करोगे तो शायद आपको ना पता चल पाए कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चक्कर में आप वो भी पढ़ जाओगे जिसकी जरूरत ही नहीं है ना। इसीलिए तो आपको कोचिंग की जरूरत पड़ती है, इसीलिए आपको क्लास करने की जरूरत पड़ती है। हमसे पढ़ के आपको पता चलेगा कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ा रहा हूं जिसकी रेसिपी मैं खुद घर से बना के लाया हूं, है ना। मैं सब कुछ आपको वही पढ़ा रहा हूं जो कि हर पॉलिटी की किताब में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी दिया गया है, मैं वही पढ़ा रहा हूं आपको। लेकिन समझाने का तरीका, कंटेंट को डिलीवर करने का तरीका, आपको मोटिवेट करने का तरीका, वो चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपके अंदर पॉजिटिविटी भरती है। आप पॉजिटिव रहेंगे, आप रेगुलर रहेंगे, कंटिन्यूटी आपकी बनी रहेगी, कोई रोक ही नहीं सकता आपको दरोगा बनने से, और आप खुद ही बनोगे अपनी मेहनत से दरोगा। इस बात को ध्यान रखना। 90% कंट्रीब्यूशन आपका है, 10% हमारा है, ठीक है। अगर हम इतने बड़े तुर्रम खान होते ना, तो जितने लोगों को पढ़ाते वो सारे दरोगा बन जाते, लेकिन सारे नहीं बनोगे। बनेगा केवल वो जिसकी अपनी स्ट्रेटेजी अच्छी होगी, जिसकी अपनी रणनीति अच्छी होगी। इसीलिए किसी के भी बातों में आने की जरूरत नहीं है, नॉट इवन मी। मेरी भी बातों में गुमराह होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल सटीक बात करता हूं भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। कोई भी टीचर कहीं पर भी खड़ा होकर किसी भी चीज की हवाबाजी कर रहा है ना आपके सामने, तो समझ जाना पागल बना रहा है, ठीक है। भरोसा आपको खुद भी रखना है, खुद पे भरोसा रखोगे तो आप दरोगा बन जाओगे, और देख लेना आप जरूर बन जाओगे। भरोसा जताइए खुद पे, ठीक है। मैं देखता हूं कि आज पहली दूसरी तीसरी क्लास में बच्चे इतनी टेंशन ले जाते हैं, सर मैं बन तो जाऊंगा दरोगा, सर मेरी तैयारी तो हो जाएगी। अबे सब कुछ तेरे हाथ में मेरे भाई, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें कितनी मेहनत करनी है, कितनी डेडिकेशन दिखानी है, कितना समर्पण करना है इस चीज के लिए, ये सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो। बी पॉजिटिव, पूरी तरीके से सकारात्मक रहिए, आप बन जाएंगे दरोगा। चलिए अब हम बात करते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट के बारे में। इसके तहत क्या क्या प्रोविजंस किए गए। सबसे पहला काम, अभी तक भारत में सारे के सारे व्यापारिक एकाधिकार केवल और केवल किसके पास थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे। तो ध्यान रखेंगे, इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया, सिवाय दो अधिकारों के। केवल दो व्यापारिक एकाधिकार थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रखे गए, एक चाय का व्यापार और एक चीन के साथ व्यापार, ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड विद चाइना। शुभम यादव लिख रहा है, यानी आप भी पागल बना रहे हो। मैं तो भाई 11 साल से पागल बना रहा हूं यार बच्चों का, मैं तो 11 साल से पागल बना रहा हूं, ठीक है। तो मेरे जैसे लोग इतने ज्यादा खतरनाक नहीं है आपके लिए, है ना, क्योंकि अगर मैं पागल बना रहा होता तो मैं इस इंडस्ट्री में 11 साल टिक ही नहीं सकता था, समझ रहे बात। ये जो पागल बनाने की क्वालिटी होती है ना मेरे भाई, है ना, ये लोगों में होती है जो भी नए नए टीचर बने हैं। इन्होंने अभी अभी बस पढ़ाना शुरू करा है, सीखा भी नहीं है, सीधा पढ़ाना शुरू कर दिया। सर आप कहां से बिलोंग करते हो? मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं भाई, मैं गाजियाबाद जिले में रहता हूं, ठीक है। मैं गाजियाबाद जिले में रहता हूं और मैं बिलोंग करता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, यानी कि मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से अलग होकर बन गया शामली। तो जो मेरा बर्थ प्लेस है, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, दैट इज शामली में एक जगह पड़ती है बड़ी फेमस और बड़ी खतरनाक जगह, कैराना। तो जो मेरा बर्थ प्लेस है दैट इज कैराना। तो इसका मतलब मैं उत्तर प्रदेश के शामली जिले से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं रहता हूं गाजियाबाद में बचपन से ही, ठीक है। और मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने का जो जुनून है ना, जो जोश है, वो सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा। सर मैं बागपत से हूं, मैंने बड़ौत में भी पढ़ा रखा है भाई, मैं बड़ौत में भी पढ़ा चुका हूं। बागपत, है ना, बड़ौत, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, ये पूरी की पूरी वो बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पे हर कोई पुलिस में भर्ती होना चाहता है। अगर कोई भी लड़का गबरू नौजवान है, ठीक है, लंबा कद चौड़ी छाती है, तो उसका पहला सपना यही है कि भाई साहब इस, है ना, लंबे शरीर और चौड़ी छाती वाले बदन पर बस खाकी वर्दी आनी चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्रेज थोड़ा सा ज्यादा है, हालांकि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। तो 1813 का चार्टर एक्ट 3 इसमें महत्वपूर्ण काम हुए हैं। कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, यानी कि कल सारे के सारे प्रोविजंस लिखेंगे। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त करके दो एकाधिकार रखे गए, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ, और इसके अलावा आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतीय राजस्व से सालाना 1 लाख रुपए आवंटित किए गए, जिसको खर्च किया जाएगा भारतीय शिक्षा के विकास के लिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। 10 बजे आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि आपने कहा कि सर हमारी 10 बजे कोई क्लास नहीं होती है। अभी आपकी हिंदी की क्लास होगी 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो मैंने YouTube पे मूल विधि की क्लास का जो टाइम है वो मैंने 9:30 से रखा था, लेकिन क्योंकि आपकी क्लास 10 बजे से है, 10 बजे तक है हिंदी की, तो मेरे YouTube चैनल अभिषेक सुमन जीएस पर